नमस्कारम। आरपीएससी क्रैकर यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं एसपी शोरान आपका अभिनंदन करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, वो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, रीट हो, एसआई हो, एलडीसी हाई कोर्ट हो, आरएएस हो, आईएएस, इन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आखिर क्यों पूछे जाते हैं? यदि आपको इसकी समझ है तो आपकी तैयारी की जो स्टाइल है और आपका रिजल्ट दोनों बदल जाएंगे। कैसे? इसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, तब आप समझ पाएंगे कि आप अब तक यह समझ नहीं डेवलप कर पाए हैं कि कोई भी प्रश्न क्यों पूछा जाता है। हो सकता है आपने आरपीएससी के सेकेंड ग्रेड का एग्जाम दिया हो, उसी के क्वेश्चनों को आधार बनाकर मैं यह स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा कि कोई भी क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है, उसके पीछे क्या कारण होते हैं जिसके कारण वो क्वेश्चन के रूप में निर्मित हो जाती है। और यदि आपको यह समझ विकसित हो गई है तो आप जो भी स्टडी मटेरियल पढ़ेंगे, जो किताब पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, तब आप बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा उपयोगी बिंदुओं को अंडरलाइन कर पाएंगे, क्योंकि आपकी ये समझ विकसित हो चुकी होगी कि हाँ, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए पूछा जा सकता है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आखिर क्यों पूछे गए हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा है मौर्य वंश के महानतम सम्राट अशोक का नाम इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज है, और उसके इतिहास को जानने का सबसे प्रामाणिक जो स्रोत है वो अभिलेख है। इसलिए आपसे ये पूछा गया कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या है, किस स्थान से हल्का मिट्टी का मॉडल बना है। क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमें जो कुछ जानने को मिलता है वो तत्कालीन समय के जो पुरातात्विक सामग्रियां थी उनसे मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को हम अब तक नहीं पढ़ पाए हैं, अपठित है वो। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताओं में कि जब उस काल में कृषि होती थी, तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के बने निशान कहाँ से मिलते हैं। राजस्थान का ही वही स्थल है, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं और आपके सामने केवल क्वेश्चन रख रहा हूं, क्योंकि जब आपके सामने ढेर सारे क्वेश्चन होंगे और तब आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो जब भी आपको क्वेश्चन का आंसर मिलेगा तो आपको बेहद खुशी होगी। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आपके दिमाग में जब सैकड़ों हजारों सवाल घूम रहे होंगे, चल रहे होंगे आपके मन मस्तिष्क में वो सवाल, तो आपकी तैयारी बहुत ही सटीक दिशा में होगी, जो आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगी। किसकी पूजा ऋग्वैदिक काल में नहीं होती थी? पाठ्यक्रम में आपके था वैदिक युग की धार्मिक जीवन, उससे एक क्वेश्चन पूछा। और जब हम धार्मिक जीवन की बात करते हैं तो किसकी पूजा हो रही है, यह जानना आपको बेहद आवश्यक है, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। किस बौद्ध संगति के उपरांत महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ? बौद्ध धर्म उसके जो प्रमुख उद्भव के कारण थे, और बौद्ध धर्म आगे चलकर भारत से बाहर भी कई देशों में फैला और वो महायान धर्म के रूप में फैला। इसलिए ये पूछा गया कि कौन सी चार बौद्ध संगतियां हुई थी, कौन सी में महायान संप्रदाय का उत्कर्ष हुआ। कौन सा स्थान मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था? मौर्य वंश और गुप्त वंश आपको पढ़ना था सिलेबस में, और मौर्य वंश की जो राजधानियां थी, किसी भी राज्य की यदि हम प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो उसकी राजधानी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होता है, और मौर्य वंश की एक से अधिक राजधानियां थी। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कबीर, रैदास व सेना अनुयायी थे। कबीर वो व्यक्ति है जिसने तत्कालीन समय की रूढ़ियों
कर्मकांडों और आडंबरों पर बहुत ही तीखा प्रहार किया। आप यदि भक्ति आंदोलन को पढ़ते हैं तो कबीर, उनकी शिक्षाएं और कबीर के गुरु को पढ़ना बेहद जरूरी है। इसलिए एक क्वेश्चन पूछा गया। सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था। आपके पाठ्यक्रम में भक्ति और सूफी व्यवस्था थी सेकंड ग्रेड के एसएसटी के पाठ्यक्रम में, और इसीलिए पूछा कि ये जो सूफी शेख हमीदुद्दीन नागौरी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ। मीर सैयद अली व अब्दुल समद किसके दरबार में थे। जब मुगल कालीन चित्रकला की बात चलती है तो वो प्रारंभ होता है हुमायूं से, और हुमायूं अपने निर्वासित काल से जब लौट कर आया तो ईरान के चित्रकार को अपने साथ लेकर आया, और आपके पाठ्यक्रम में था मुगल कालीन सांस्कृतिक उपलब्धियां, और सांस्कृतिक उपलब्धियों में चित्रकला और स्थापत्य सबसे महत्वपूर्ण है मुगल काल का, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। अकबर के राज्यकाल में मीर बख्शी किस विभाग का अध्यक्ष था। मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था से एक क्वेश्चन था, और अकबर ने जो विशाल साम्राज्य स्थापित किया उसमें जो प्रमुख उसने रणनीतियां अपनाई, उसमें सैन्य शक्ति के माध्यम से भी उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, वैवाहिक संबंधों से किया और कूटनीति के माध्यम से किया। तो मीर बख्शी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था में। शिवाजी की सेना में घुड़सवार जिन्हें घोड़ा और शस्त्र राज्य द्वारा दिए जाते थे कहलाते थे। शिवाजी की विरासत से ये संबंधित क्वेश्चन है। जो शिवाजी ने नवाचार शुरू किए थे उसको आपको पढ़ना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। एसएसटी के पाठ्यक्रम में कांग्रेस का जन्म यह टॉपिक था, और जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही आधारभूत ये समझ है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो भी बड़ी घटनाएं घटती हैं, आपको उन घटनाओं के इर्द गिर्द की चीजों को पढ़ना है। जैसे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गांधी इरविन जो समझौता हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। जब गांधी इरविन समझौता हुआ तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि गांधी इरविन समझौता एक बहुत बड़ा पड़ाव था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, क्योंकि उसके कारण सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकना पड़ा, और उसी के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया। और गांधी इरविन समझौते की चर्चा इसलिए भी होती है, पहले क्वेश्चन था क्योंकि उसमें क्रांतिकारियों को जो सजा थी उनसे मुक्ति का प्रावधान नहीं था। तो दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन जब परीक्षा में पूछा जाता है तो उसके पीछे पूछे जाने के कुछ तर्क संगत कारण होते हैं। यदि आप अपनी तैयारी के दौरान उन तर्क संगत कारणों को समझते हैं तो आप अपनी तैयारी को बहुत ही सटीक दिशा दे सकते हैं, और तब आपके लिए सफलता को प्राप्त करना आसान होगा। 4 जुलाई 1776 अमेरिका के इतिहास की एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम आपके पाठ्यक्रम में था, और स्वतंत्रता की घोषणा कब हुई, बहुत बड़ी बात है ये, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित एक क्वेश्चन था, और वर्तमान में भी ये चर्चा में रहा। जिस प्रकार से भारतीय नेवी के जाधव जो हैं उनको पाकिस्तान ने बंदी बनाया और फांसी की सजा सुनाई थी, और इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय बहुत चर्चा में रहा, और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है। अंतिम क्वेश्चन जिसकी हम आज चर्चा कर रहे हैं वो है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक आरंभ हुआ था। आपके पाठ्यक्रम में था अंतर्राष्ट्रीय शांति में भारत की भूमिका। द्वितीय विश्व युद्ध के कुछ समय पश्चात
जब संपूर्ण विश्व दो ध्रुवों में बट गया था, युद्ध की आहट हर दिन सुनाई देती थी, तब नेहरू, नासिर और टीटो ने मिलकर दो गुटों से अलग गुट निरपेक्ष होने की बात कही थी। और बहुत महत्वपूर्ण है ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय शांति में भूमिका के संदर्भ में, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया। तो दोस्तों, इस प्रकार से मेरा आग्रह है कि आप अपने पाठ्यक्रम को बहुत अच्छे से समझें। इसके लिए मैं एक वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं फर्स्ट ग्रेड के लिए, पेपर फर्स्ट के पाठ्यक्रम का मूल्यांकन। और उसके अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उन क्वेश्चनों का थोड़ा विश्लेषण कीजिए, क्योंकि मैंने अपने एक वीडियो में स्मार्ट टेक्निक अपनाने की आपको कही थी। उस स्मार्ट में ए जो था वो एनालिसिस था, अर्थात आप विश्लेषण करें कि कोई भी क्वेश्चन क्यों पूछा जाता है। और आप इस वीडियो को देखने के पश्चात जरूर कमेंट करें कि आपका ये वीडियो कैसा लगा, और आप भविष्य में भी क्या और क्वेश्चनों का विश्लेषण चाहते हैं, इस पर भी लिखें। मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि निश्चित रूप से जब आप किसी क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत सटीक दिशा में होगी, और आप पढ़ने के दौरान किस चीज को अंडरलाइन करना है, मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूं कि आपको जितनी सटीक अंडरलाइन करनी आएगी और उन अंडरलाइन से जितने ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। इसलिए आपको अंडरलाइन करने का कौशल विकसित करना है, और उस कौशल को विकसित करने में पिछले जो ओल्ड पेपर्स हैं उनके क्वेश्चन का विश्लेषण निर्णायक और अनिवार्य है। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आरपीएससी क्रैकर को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मैं कहता हूं कि जब तक आप अपनी तैयारी की स्टाइल को नहीं बदलोगे, हो सकता है आप अपने रिजल्ट को भी, जो सकारात्मक नहीं है, उसको नहीं बदल पाओगे। वंदे मातरम।